हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रत्येक महीना आप लोग अपने कोचिंग में ऑफलाइन में क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम देते हैं, तो जून महीना का एग्जाम भी आप लोगों ने आज दिया हुआ है। तो जिस तरह से प्रत्येक महीना हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है पेपर डिस्कशन करते हैं, तो इस महीना का भी पेपर डिस्कशन हो चुका है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन मिला लीजिए लो। ओके, आपका कितना सही है कितना गलत है आकर के कल क्लास में बताइएगा। हम सभी लोगों से पूछेंगे कि केकर को वो सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन खूब ध्यान से मिला लीजिए और याद भी कर लीजिए लो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन मिला लेते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वॉइस आपको पढ़ाया गया था, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव चेंज करना सिखाया गया था। खूब बढ़िया एकदम आसान तरीके से सिखाया गया था। और किस तरह खाली देखकर कौन सा ऑप्शन सही आप लोग टिक कर देते थे। आइए देखते हैं आपने क्या टिक किया है। पहला है बाबू, वाई डू यू टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई, हमें कुछ नहीं देखना है, चेंज करना है ना, चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। बताइए तो डू या डोज कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या सिखाया गया था? इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। इज एम आर प्लस वर्ब थ्री, केवल उसका यही बेसिक रूल है। तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री चाहिए, तो इसमें ये बी कहाँ से आ गया, ये बिंग कहाँ से आ गया? ये तो दोनों ऐसे ही गलती हो गया। हाँ, यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब थ्री यानी इज टोल्ड है और इज यहाँ भी टोल्ड है। ये चूंकि एक डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आता है सर? तो हेल्पिंग वर्ब आता है, तुरंत सब्जेक्ट नहीं आता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। ये पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव में जाना है। अच्छा, वाज या वर्ब प्लस वर्ब थ्री दिया गया है, तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब थ्री किसका बेसिक रूल होता है, किसका पैसिव वॉइस होता है? तो आपको बताया था पास्ट एंड डेफिनिट का बेसिक रूल क्या होता है? वाज या वर्ब प्लस वर्ब थ्री। तो पास्ट एंड डेफिनिट ढूंढ लीजिए लो, वर्ब टू ढूंढ लीजिए लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टॉम पेंटेड द हाउस। अगला है, द कैट इज ईटिंग फिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये इज एम आर प्लस वर्ब फोर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। इज एम आर प्लस वर्ब फोर का बेसिक पैसिव क्या होता है? बेसिक रूल, पैसिव का बेसिक रूल क्या होता है? इज एम आर प्लस बिंग। तो इज एम आर प्लस बिंग ढूंढ लीजिए लोग किधर है। तो इज एम आर प्लस बिंग यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वाज कहाँ से आएगा? इसमें नहीं आएगा। हेड कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और डायरेक्ट इज कहाँ से आएगा? हाँ, इज आएगा, लेकिन बिंग आएगा तभी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए। अगला है, सी हैज लर्नड हर लेसन्स। ध्यान दीजिएगा सर, सी हैज लर्नड हर लेसन। हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक्टिव है, हमें पैसिव में जाना है। तो हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री का पैसिव क्या होता है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री किधर है? तो हैज या हैव प्लस बीन यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लेसन्स शुरू में आएगा। तो लेसन्स चूंकि मोर देन वन है, इसलिए हैव का प्रयोग है इसके साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बी सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हर लेसन्स यानी प्लुरल है, प्लुरल के साथ हैज का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। हु का आपको पैसिव सिखाया गया था, यहाँ पे लेगा बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। ठीक है, यहाँ पे वाज या वर आ रहा ना, ऐसे भी आप देखकर पहचान सकते हैं। वर्ब थ्री है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या हो जाएगा सर? हु किल्ड द बर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, वह स्कूल जाता है। जी हाँ, टेंस भी पढ़ाया गया था, उसका ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस का भी ट्रांसलेशन सिखाया गया था। चलिए, सब चीज़ इसमें है, ध्यान देते हैं। तो वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब वन या वर्ब फाइव। आप लोग तो इसमें माहिर है, किसके साथ वर्ब वन लगेगा, किसके साथ वर्ब फाइव लगेगा। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पत्र लिखा जाता है। जस्ट इसका मतलब इसका पैसिव नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। पत्र लिखा जाता है, तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री किधर है? इधर है, अ लेटर इज रिटन। अगला है, खाना पकाया जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का बेसिक रूल क्या बताया गया था? इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब थ्री। तो इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब थ्री किधर है? तो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, परीक्षा दी गई, गई पास्ट एंड डेफिनिट, क्या है ये? पैसिव वॉइस है। किसका? पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा, तो एग्जाम वाज गिवन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वे 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये टेंस है, वे 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर और सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग इसमें होगा।
ठीक है। तो हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फोर किधर है, तो किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, एगो इसको भी देख लेते हैं। दे हैज़, दे के साथ तो हैज़ लगेगा नहीं, यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है किताब, वह किताब पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस नहीं है, तो ही वाज टीचिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाह, यहाँ देखो, यहाँ पे रीड रीड रीडिंग रीडिंग दिया है, ठीक है, रीडिंग रीडिंग, ओके, तो टीचिंग होगा, ही वाज टीचिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्होंने गाना गाया, उन्होंने गाना गाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके, तो दे सैंग अ सॉन्ग, दे सैंग अ सॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबका रूल, सबका बेसिक रूल, हर एक चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको पढ़ाया गया है, ध्यान दीजिए, केवल आप मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैं कल बाजार जाऊंगा, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है, तो मैं आई शैल, अच्छा, तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो, इसका ये हो जाएगा आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अब आप सोचेंगे सर आप अवश्य वाला कॉन्सेप्ट में आई के साथ विल का प्रयोग किए थे, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है रिपोर्ट बनाई जा चुकी होगी, रिपोर्ट बनाई जा चुकी होगी, ये पैसिव वॉइस है, किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा। तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 किधर है, इधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द रिपोर्ट विल हैव बीन मेड। अब देखिए सर, हाँ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, टेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, दिए गए हैं। एक नंबर है आई डैश 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 स्पीक स्पेनिश, क्या सर, आई डैश 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 स्पीक स्पेनिश, आई हैव नॉट, ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी ऑप्शंस को रोक कर देखते हैं कौन सा सही है। तो आई डज नॉट, आई के साथ कभी डज लगेगा सर, नहीं लगेगा। अब देखिए आई हैव, आई के साथ हैव तो लगेगा, लेकिन ये स्पीक नहीं होगा क्योंकि हैव के बाद वर्ब 3 आता है। आई के साथ डू लगेगा, नॉट लग सकता है, जी हाँ सर। आई के साथ हैड भी नहीं, हैड तो लगेगा, लेकिन हैड के बाद ये स्पीक नहीं आएगा, स्पोकन आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 3 को गलत हो गया तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए लिसन, लिसन आ गया ना, तो आंख बंद करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब 4, तो इज एम आर प्लस वर्ब 4, राधा इज वर्ब 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज प्लेइंग हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, हाँ, आपको पैसिव वॉइस सिखाया गया था, गो, जाओ, जाओ, ये एक प्रकार का ऑर्डर है, ऑर्डर है ना भाई, जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू गो, ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि इसका एक और ही होता है सर, ऑर्डर वाला सेंटेंस लेट से भी बनाया जाता है, तो नहीं दिया है तो इसका यही हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्लोज द डोर, ये भी ऑर्डर वाला सेंटेंस है, ध्यान देते हैं सर, तो यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड होता है ORDERED, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। यू आर ऑर्डर्ड, ये गलत है, यू वाज, ये तो होगा नहीं। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको सिखाया गया था 2 तरीके से ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। आगे देखिएगा, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस है, ठीक है सर, एडवाइस है, ध्यान दीजिएगा, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड, ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में, ADVICE और ADVISE बताया गया था। ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब केवल सलाह होता है, और ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब सलाह देना होता है, ठीक है। तो इसमें चूंकि वर्ब 3 का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ये जो एडवाइज्ड लिखा गया है ये गलत है, ये नहीं होगा, यहाँ पे एस होता तो ये सही होता, और मैंने आपको ये इसलिए दिया क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको क्लास में एकदम विस्तार से बताया था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, यू वाज होगा नहीं, द पुअर शुड बी हेल्ड, एडवाइस का भी 2 तरह से आपको बताया गया था, एक शुड से बताया गया था और एक यू आर एडवाइज से बताया गया था, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आगे देखिएगा, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर आएगा तो उड लगाएंगे, उड आएगा तो वर लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था क्लास में, तो इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। आगे देखिएगा सर, हाँ, कारक के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कल स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया में स्कूल कौन सा कारक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कल स्कूल गया यानी स्कूल में गया, यानी अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पक्षी पिंजरे से उड़ गया में पिंजरे से कौन सा कारक है बाबू, पिंजरे से उड़ गया, तो वही यह अपदान है, जुदाई हो गया, अलग हो गया। पानी गिलास में है,
पानी गिलास में है, गिलास में कौन सा, गिलास में अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है माँ ने बेटे को प्यार दिया, बेटे को संप्रदान देने का भाव, तो संप्रदान कारक किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम ने सेब खाया, सेब कौन सा है, राम ने सेब को खाया, यानी कि कौन सा वो चिन्ह होता है, याद आ रहा है, खाली चिन्ह भी होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बच्चा माँ की गोद में है, गोद में अधिकरण कारक में पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए सर, हाँ समास के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जलपान में कौन सा समास है, इसमें वो समास है तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जल का पान। आगे देखिएगा नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में बाबू कर्मधारय समास है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एक, एक और एक, एका एक, एक एक में कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे मत देखिए लो, आगे संदीप सर दिखाएंगे खूब बढ़िया से। ठीक है, आगे देखिए जी सर, अब हमारा खत्म होता है, अब संदीप सर से पढ़िए लो, एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और मिला लीजिए लो, बाकी क्लास में आपसे पूछा जाएगा, आप तो जनबे करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, जैसा कि आज आप सभी का 11th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के पेपर में जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन था वो सभी विकास से डिस्कस कर चुके हैं। हम अभी क्या करेंगे, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन क्या करेंगे, वन बाई वन सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया यहाँ पर, संरचना इसमें, यानी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें पाई एवं सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्रमशः है, यानी क्या बताना है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताना। तो सबसे आगे पाई बॉन्ड का बात करें, चलिए पाई बॉन्ड देखते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है एक, एक यहाँ पर दो, एक यहाँ पर तीन, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, दो, पाई और पाई, एक सिग्मा है, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 5 पाई बॉन्ड हो गए, तो पाई बॉन्ड की संख्या क्या 5। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में आगे लिखा है 8, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर लिखा है 8, ये भी नहीं होगा, यहाँ लिखा है 3, तो ये भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर दो। क्यों, अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जब एक ही ऑप्शन में पाई बॉन्ड की संख्या 5 मिल गई। यदि किसी और ऑप्शन में कहीं 5 रहता तब हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी निकालते, बट चलिए सिग्मा बॉन्ड निकाल देख लेते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है, 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा यहाँ पर है, 1 2 2 यहाँ पर है, तो 6 2 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होता है ना, 1 2 3 4 5, तो 8 5 कितना हो गया, 13, तो 13, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया गया है, में 1 3 तथा 5 कार्बन, यानी यहाँ पर कार्बन का नंबरिंग किया गया है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो हमें बताना है कार्बन 1, कार्बन 3 और कार्बन 5 के संकरण, संकरण मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या होगा। सबसे आगे कार्बन 1 का बात क्या है, चलिए कार्बन 1 चेक करते हैं। तो कार्बन 1 के पास कितना सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है, एक हाइड्रोजन से, तो 1 और 1 2 के लिए क्या लिखते हैं, sp लिखते हैं। तो पहला कार्बन का sp आ गया, यहाँ पर लिखा गया क्रम में है, यानी हमें सबसे आगे पहला कार्बन को बताना है। तो पहला कार्बन क्या गया, sp, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है sp, बी में sp3 खत्म, सी में sp2 दिया, ये भी खत्म, यहाँ भी sp दिया, यानी अगला भी चेक करना पड़ेगा। फिर कार्बन 3 पे आते हैं, तो तीसरा कार्बन देखिए यहाँ पर, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, 2 और 2 हाइड्रोजन का, तो 2 2 4, तो 4 के क्या लिखते हैं, sp3, तो sp3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिखा है sp2, तो ये भी गया, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ लिखा गया दिए गए यौगिक का यूपीएससी नाम क्या होगा। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं लोग, सबसे आगे पेरेंट चेन चुनते हैं लोग, तो इसमें पेरेंट चेन कौन है, ये वाला है, ये जो दिखाई दे रहा है साइक्लिक वाला क्या है, पेरेंट चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी में किसको आगे लेते हैं लोग, फंक्शनल ग्रुप लेते हैं लोग, तो इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आ गया 1। अब इधर चले कि इधर चले, तो देखना है कि इधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं। फिर हम क्या देखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से नज़दीक है, तो 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखते हैं लोग, सबसे आगे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं लोग, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, और दोनों का नाम क्या है, मिथाइल, कितना पर है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे 3 डाई मिथाइल। अब इतना ही चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखा है 3 डाई मिथाइल, यहाँ लिखा है 1 1, तो कैंसिल हो गया, 3 डाई मिथाइल, ये भी हो सकता है, 1 1 ये भी कैंसिल, या तो यह ऑप्शन नंबर 1 होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं लोग, वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट
सॉरी लिखते हैं, यदि साइक्लिक हो तो क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं, तो साइक्लो है तो क्या लिखेंगे वो साइक्लो। फिर वर्ड रूट तो कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए लिखते हैं सिंगल बॉन्ड है तो n, और ऑल कितना आपको 1 पड़ते हैं, लिखेंगे 1 ऑल, या 1 नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। तो यहाँ पर लिखा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी तो होगा नहीं। हाइड्रोक्सी कब होता है, जब इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी प्रायोरिटी क्या होता है, एल्कोहल से ज़्यादा होता है, तब इसके लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काम करता है। तो इसी तरह चला गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करना। ठीक है, यहाँ देखिए 1 ऑल लिखा गया है, इसमें 1 नहीं दिया गया, तो हम लोग पढ़े थे लोग 1 जो है 1 नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C5H8 के लिए कितने संरचनात्मक समन्वय संभव है जिनमें मात्र एक त्रिबंध उपस्थित है। चलिए अब देखिए इसके कितने संरचनात्मक समन्वय है, तो हमें वैसे ही संरचनात्मक समन्वय लेना है जिसमें क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के समन्वय बनाने होते हैं संरचनात्मक समन्वय, तो सबसे आगे चेक करते हैं उसमें कहीं मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, या उसमें कोई रिंग तो नहीं बनेगा। तो इस सब बात की पता कैसे लगाते हैं लोग, डी यू निकाल कर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो डी यू कैसे निकालते थे लोग, तो कार्बन परमाणु की संख्या +1 तो यहाँ 5 है, तो 5 + 1 क्या हुआ 6, और माइनस हाइड्रोजन हेलोजन ये सब परमाणु की संख्या, फिर माइनस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो है नहीं, खाली हाइड्रोजन में परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन कितना है 8 अब बटा में 2, तो कितना गया यहाँ पर 4, तो 6 - 4 कितना गया 2, डी यू का मान 2, डी यू का मान 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, या हो सकता है 1 पाई हो और 1 रिंग हो, या हो सकता है 2 रिंग हो, इतनी पॉसिबिलिटी है। बट हमें कौन से संरचनात्मक समन्वय चाहिए जिसमें क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। जब एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें कितने पाई बॉन्ड आएंगे, 2 पाई बॉन्ड आएंगे, इसका मतलब हमको सिर्फ ये वाला बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब 2 पाई बॉन्ड वाला यानी सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है तो कितने कार्बन है यहाँ पर, C5 यानी 5 है। चलिए यहाँ पर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 कार्बन से और क्या, अभी पाई बॉन्ड हम नहीं दे रहे हैं, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं दे रहे हैं, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताइए, 1 2 3 4 5, एक उड़ाया था यहाँ से कार्बन, इसको हम कहाँ यहाँ रख सकते हैं, 1 2 3 4, क्या इस कार्बन को हम यहाँ रख सकते हैं, नहीं, क्यों, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा सेकेंड से। अब इसमें क्या हो सकता है, इस लास्ट वाला गुड़ा का मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ रखते हैं, इतना बन सकता है। हमें रखना है ट्रिपल बॉन्ड, चलिए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रख दिए। इसमें क्या हम यहाँ पर ट्रिपल रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कैसे, ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, यानी ट्रिपल बॉन्ड वही रख सकते हैं जहाँ पर क्या हो, कार्बन कार्बन बीच क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ ट्रिपल रख सकते हैं। और देखिए तो इसमें कहीं इसमें नहीं रख सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यह हो सकता है 1 2 3 4 5, आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, बट देखें तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो खड़ा रहता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे, यहाँ पर भी नहीं ला सकते, यहाँ भी यानी इधर कहीं नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितने बने, 1 2 3, मात्र 3 पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, बी दिया है 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, टिक कर देंगे। ओके, एक और बात, यहाँ 3 दिया है ना 3, बट इसमें 4 भी दिया है, तो जब भी आपका जो आंसर आए और संरचनात्मक समन्वय में उसमें थोड़ा संख्या अधिक वाला भी दिया है ना, जैसे ये तो कंफर्म है जब 3 को मिले तो 1 तो होगा नहीं, यदि 2 होता तो 2 भी नहीं होता, तो जब अधिक लगेगा तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से फिर से चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। या जनरली क्या होता है, जब संरचनात्मक समन्वय बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें छूटने की संभावना होती है, बहुत बार क्या होता है कुछ स्ट्रक्चर सेम बन जाता है, हमें पता नहीं चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 35 दिया यहाँ पर, निम्न में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n है। जैसे हम लोग पढ़े CnH2n किसका होता है, एल्किन का होता है, तो एल्किन आ गया। बट एक चीज़ पढ़े हैं लोग, CnH2n का डी यू कितना, अब एल्किन यानी डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड होगा इसमें, यानी इससे एक रिंग भी बन सकता है। तो जब एक रिंग बनेगा तो इसमें डबल बॉन्ड था ना, तब ये सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। तो एक रिंग, तो रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं, तो साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन और एल्किन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। क्या होगा, CnH2n होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया केवल एल्केन, बी दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सी दिया एल्किन, एक मिनट यहाँ पर दिया केवल एल्काइन, तो एल्काइन तो होगा नहीं। डी में दिया है एल्किन एवं चक्रीय एल्केन, यानी साइक्लिक एल्केन, सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। ठीक है, कैसे एक एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर इसकी बात, तो अभी कितना घट रहा है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्कस यहाँ कितना घट रहा है, एक हम अभी डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। ये वाला क्या है, ये वाला एल्केन, कैसे कार्बन में यहाँ पर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 हाइड्रोजन 3 संरचना 4 ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, CnH2n।
इस सूत्र को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब इसी 3 कार्बन का मिश्र चेन बनाते हैं, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे 2, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ भी कितना होगा 2। अब देखिए तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 3 है और H कितना है 6, यानी क्या है साइक्लो एल्केन का भी सामान्य सूत्र यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया, कौन मध्यवयी है, यानी कौन मेटामर है पहचाना है। तो मेटामर का कंडीशन क्या था, तो मेटामर का कंडीशन था कि वैसे संरचनात्मक समवयी जिनमें पॉलीवैलेंट कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई परमाणु हो, उसके हर एक साइड जो भी एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे अलग अलग होना चाहिए, हम चाहिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉलीवैलेंट परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें भी क्या है ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर ईथर है तो यहाँ भी क्या है ईथर, ठीक है, ऐसा नहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर जो जुड़ा है क्या है, मेथ है, प्रोपाइल है, यहाँ क्या है मिथाइल, बट इसमें देखिए तो ऑक्सीजन इधर क्या है इथाइल और यहाँ क्या है इथाइल। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जो जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है क्या है अलग अलग है, तो ये मेटामर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 पर। आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए आप आगे चेक करते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ ऑक्सीजन यानी यहाँ पर क्या है ईथर है और यहाँ पर OH यानी एल्कोहल है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला किसमें क्रियात्मक समूह चेंज हो गया, तो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो इसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 37 दिया, आवर्त सारणी में 6वें आवर्त के 14 F ब्लॉक के तत्व, यानी 6वां आवर्त में F ब्लॉक कितने तत्व है, 14 तत्व है। 7वें आवर्त में भी F ब्लॉक कितने तत्व है, 14 तत्व है। तो बोला गया तत्वों को क्रमशः कहा जाता है, यानी 6वां आवर्त में जो F ब्लॉक है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें लेंथेनाइड कहते हैं लोग, और 7वां आवर्त में जो F ब्लॉक है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर में दिया लेंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से आयनिक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही ढंग से दर्शाया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया है H निगेटिव, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर रिडाइन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है H प्लस है। तो हम लोग पढ़े भी थे लोग, रिडाइन का कार्य क्या होता है, धनायन से बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 80 करेंगे। ओके, यहाँ देखिए तो सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ पर Na प्लस F माइनस O2 माइनस, एक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमने क्या पढ़ा था, परमाणु संख्या बढ़ने से त्रिज्या क्या होता है, घटता है, त्रिज्या क्या होता है, घटता है। अब सोडियम का ज़्यादा है तो त्रिज्या कम होना चाहिए, बट यहाँ पर ज़्यादा दिए तो गलत हो गया। इसी तरह आप अन्य भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, समूह 13 के तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी, एक मिनट, एंथैल्पी का क्रम है। ओके, वेरी गुड। सवाल क्या था यहाँ पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समूह 13 याद है ना, बहुत भयंकर क्या था, अपवाद था, एक्सेप्शन था। समूह 13 के तत्वों में किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर लिखे थे उसमें क्या था, बहुत खतरनाक अपवाद था। तो इसमें बोला गया कि सही क्रम क्या है। देखिए जब MCQ क्वेश्चन तो बहुत सारा ऑप्शन क्या होता है, इसी तरह हो जाता है। तो इतना तो याद होगा ना कि वर्ग 13 में क्या था, बोरोन का सबसे अधिक था। तो ऑप्शन ए में दिया है बोरोन अधिक, बी में दिया बोरोन से अधिक, ये तो हो ही नहीं सकता है, बोरोन से अधिक ये भी नहीं हो सकता है, बोरोन, यानी हमने क्या देखा, 3 ऑप्शन नहीं है, चला गया ऑप्शन नंबर ए, तो 80 पर। तो बहुत बार क्या था, थोड़ा सा भी चीज़ें आपको पता है ना, तो आप ऑप्शन देख कर क्या कर सकते हैं, सही ऑप्शन तक जा सकते हैं। ठीक है, बट इसको बनाने के वो ट्रिक याद किए थे लोग, याद कीजिए लोग, क्या बनाना था, इस तरह से एक W बनाना था, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। जैसे सबसे अधिक किसका है, बोरोन का, बोरोन के बाद Tl का, Tl के बाद Ga का, इस तरह चलते चलते हैं लोग। तो बोरोन, बोरोन के बाद Tl, Tl के बाद Ga, इन ऑप्शन नंबर ए है तो 80 करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ लिखा गया कॉलम 1 में दी गई निम्नलिखित स्पीसीज का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके संगत मूल अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कीजिए। ओके, कॉलम 1 में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं या आयन भी दिए गए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें कौन है, हमेशा ही मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अच्छा सबसे यहाँ देखिए ध्यान से, कॉपर है, क्या है, कॉपर। अच्छा इसमें देखिए तो 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, यहाँ तक सब में क्या है, कॉमन है, यहाँ तक हम नहीं लेंगे, यानी सिर्फ वायलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन भी लेंगे तो क्या होगा, सही से कर सकते हैं क्या होगा। तो याद कॉपर, कॉपर में क्या होता है 4s1 3d10। देखिए तो 4s1 3d10 कहीं दिया है, यहाँ दिया है 4s1 3d10, यानी ए का क्या होगा, 3 होगा, ए का क्या होगा 3, तो ए का 3, ए का 2 दिया है, गलत हो गया। सी में ए का 1 दिया भी गलत हो गया, ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया, यहाँ पर 5 ए में, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा तो बी टिक करना, आगे आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो एग्जाम में ऐसे ही क्या होता है, टाइम सेव होता है, आपको सही ऑप्शन तक जाना होता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर परमाणु कक्षाओं की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते ऊर्जा का सही क्रम क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो अब बताइए ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सही कौन है, कैसे पढ़ते हैं लोग, तो पढ़ते लोग N+L नियम। N+L नियम से डिसीजन लेते हैं लोग किस सब सेल का एनर्जी ज़्यादा है और किसका कम। यहाँ लिखा है 5p, तो N का मान दिया है 5 और P के लिए L का मान क्या होता है, तो पढ़े चलो SPDF। L का मान क्या होता है यहाँ पर 0 1 2 3 और P के लिए क्या है 1 तो 5 1 6। यहाँ देखिए 4 तो 4 और F के लिए क्या है 3 तो 4 3 7। सही बात है, 6 से 7 बड़ा होता है। और यहाँ 6 इसके लिए 0 तो 6 + 0 तो क्या 7 से बड़ा 6 होता नहीं होता, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है गलत। यहाँ देखते हैं 5p, तो 5p का मतलब p का मतलब 1 तो 5 1 6 तो 6, फिर 6 इसका भी मतलब 6, कैसे 6 + 0 6। तो सर दोनों बराबर, जब दोनों बराबर तो क्या करते थे, तो चेक करते थे n, तो n बड़ा है तो वाकई में एनर्जी बड़ा होगा। 4f तो 4 3 7 7 7 बड़ा है, 5 तो 5 और d, तो d के लिए क्या होता है देखिए तो 2, तो d के लिए l का मान 2 तो 5 और 2 7 7। सर ये भी दोनों 7 बराबर थे, जब दोनों बराबर तो n देख लेंगे तो ये बड़ा है। इन ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सही लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए अब यहाँ से फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। सवाल दिया गया यहाँ पर एक साइकिल सवार 10 मीटर की दूरी पर फिसल कर रुक जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल 200 न्यूटन है और यह गति के सीधे विपरीत है। सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य, तो या जब हम लोग कार्य की बात कर रहे थे तो सबसे देखना किस पर किया गया कार्य निकलना है। तो जिस वस्तु पर कार्य निकलना है ना, तो उस पर देखते हैं उस पर कितना बल काम कर रहा है और उस वस्तु का कितना विस्थापन हो रहा है और उस पर आरोपित बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है। यदि इतना चीज़ पता है तब सवाल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो किस पर कार्य निकलना, साइकिल पर कि सड़क पर, तो ये बोलेगा सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य। तो मान लीजिए सड़क है, सड़क पर कार्य निकलना है, तो सड़क पर कितना बल लग रहा है, तो जितना सड़क साइकिल पर बल लगा रहा है उतना ही साइकिल सड़क पर लगेगी। बल की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। बल की दिशा क्या होगा, विपरीत। तो बल तो लग रहा है। अब देखिए सड़क का विस्थापन हो रहा है, देखिए तो सड़क जहाँ पर था वहीं पर है, यानी सड़क में डिस्प्लेसमेंट 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो कार्य का भी मान क्या होगा, 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर 4 kg तथा 5 kg द्रव्यमान वाले 2 पिंड समान संवेग से गति कर रहे हैं। अब यहाँ एक 4 kg का वस्तु, एक 5 kg का वस्तु है, दोनों का संवेग क्या है, समान है। उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा देखिए गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, जब संवेग दिया हो तो पढ़े चलो 1/2 p²/m 1/2 p²/m। सवाल में क्या दिया, दोनों का संवेग समान है, तो संवेग कैंसिल। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। भाई m2 ऊपर आएगा m2, तो m2 बटा आ गया m1। अब इस सवाल में क्या दिया है, m1 का मान दिया है 4 kg, m2 का मान दिया है 5 kg। तो m2 का मान 5, m1 का मान 4, 5 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल दिया यहाँ पर यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है 100%, 125%, 225%, 25%। तो जब भी कितना प्रतिशत किसी चीज़ में वृद्धि हो रहा है कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे आगे हमें निकालना कितना वृद्धि हो रहा है, तभी ना परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो फिर कितना वृद्धि हो रहा है कब पता चलेगा कि कोई चीज़ पहले कितना था बाद में कितना था। जब ये दोनों पता होगा तभी ना बता पाएंगे कितना वृद्धि हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है पिंड का रेखीय संवेग कितना परसेंट, 50% बढ़ाया जाए। तो एक काम करते हैं ना, और गतिज ऊर्जा का बात किया है, तो एक काम करते हैं पहले की स्थिति ले लेते हैं। तो पहले की स्थिति मान लेते हैं m का मान कितना है 1 kg और संवेग का मान कितना मान लें 50% बढ़ाना है। तो एक ऐसा संख्या सोचिए जिसका 50% निकलना आसान है। चलिए मान लेते हैं, बात करते हैं 10 मान लेते हैं। p का मान कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। m दिया है, p दिया है, इस डेटा से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है 1/2 p²/m, ठीक है। अब यहाँ से इस सब का मान रख के सॉल्व कर आंसर आएगा। एक और तरीका बताया गया था, सबसे आसान तरीका क्या, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी और इसमें संवेग दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 p²/m, ठीक है। अब बताइए इसमें संवेग बदलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्या, इसमें द्रव्यमान चेंज होगा, नहीं होगा, दो भी चेंज। तो जितने कांस्टेंट टर्म है इसको आप भूल जाइए। जब भी बदला वाला सवाल देगा कि संवेग 2 गुना कर दो तो ये कितना गुना होगा, तो जितना नियतांक टर्म है इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं 1। तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर p²। यानी सिर्फ p वाला डेटा पता हो तो सवाल बन जाएगा आसानी से।
तो मान लेते हैं पहले मान लेते हैं P का मान कितना था, तो P का मान लेते हैं 10 था, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो जब P का मान 10 था तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 10 स्क्वायर यानी कितना आ गया 100, कितना आ गया 100। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 100। अब हमें चाहिए बाद वाला, तो बाद में क्या होता है, बाद में तो बोला गया कि संवेग में 50% वृद्धि कर दिया जाता है। तो संवेग तो बताइए P का मान बाद में कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 10, तो 10 है, अब बढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐड करेंगे ना, तो प्लस कर दिए, कितना बोल रहा है, तो 10 का 50%, तो 10 का 50 सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 10 का मतलब गुणा 50, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 खत्म। ये कितना गया यहाँ पर, 10 और 5 15, तो 15 आ गया। तो संवेग का मान 15 रहेगा। इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो क्या है फॉर्मूला P स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर 225, तो 225 आ गया। हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा कितनी प्रतिशत बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत वृद्धि। याद कीजिए जिसका परसेंटेज निकालना है तो उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो वृद्धि का निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, वृद्धि, क्या लिखेंगे, वृद्धि। अब सवाल लिखिए कहीं वृद्धि कितना हो रहा है, तो पहले गतिज ऊर्जा था 100, अब बाद में हो रहा है 225। तो 100 से 225 का कितना बढ़ गया, 125, यानी ऊपर कितना लिख देंगे 125, ऊपर आ गया 125। अब बटा में ओरिजिनल पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो कितना था 100, यहाँ लिख देंगे 100। अब प्रतिशत में लाना है तो क्या करेंगे, इंटू 100, कितना परसेंट होगा, यानी कितना गया 125%। 125 यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड को 490 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक धरातल से क्या करेंगे, वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, कितना है 490 जूल, 490 जूल। तो बोला गया यहाँ पर जिस ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा मूल मान की आधी हो जाती है। अब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे काइनेटिक घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो उस पॉइंट पर हमें मैंने बताना है किस ऊंचाई पर, यानी हमें हाइट बताना है, किस ऊंचाई पर ये वाला क्या होगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 490 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ इसका आधा कितना होगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 245 जूल। अब सोचिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी अभी वस्तु ऊपर जा रहा है, बर्तन कम हुआ है, यानी क्या है, इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। अब तो यानी यहाँ पर क्या है, कुछ हाइट पे है तो काइनेटिक है, तो प्लस पोटेंशियल भी तो होगा ना। और एनर्जी कंजर्वेशन याद कीजिए, जितना कुल एनर्जी यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, तो 245 ही है, तो ये भी कितना होगा 245, तब जोड़ने पर कितना हो जाएगा 490, कितना हो जाएगा 490। अब बताइए कि नया सवाल आप हम ऐसे करें कि किस बिंदु पर यानी धरातल से कितनी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 245 जूल, सॉरी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 245 जूल, बता सकते हैं। यानी धरातल से कितनी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि देखिए हमें निकालना हाइट किस में आता है, काइनेटिक में कि पोटेंशियल में, पोटेंशियल में आता है, तो इसी को ना सॉल्व करेंगे। तो एक नया क्वेश्चन बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का मान आ गया 245 जूल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, कितना आ गया 245। अब वैल्यू पुट करते हैं लोग, m देखिए सवाल में द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m का मान 5, g का मान 9.8, सर 10 लेते हैं, 10 ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर ये जो टर्म है ना क्या होगा 9 तो 8 से आसानी से कट जाएगा, बट कोई बात नहीं 10 लेते हैं। h का मान निकालना है तो इस रख देते हैं, ये कितना गया 245, तो कितना गया 5 से घटा दे, कितना गया यहाँ पर 5 चौका 20, 4 5 9 45, इतना गया। तो एज का मान कितना गया 49/10, यानी 4.9। तो 4.9 देखिए कहीं दिया है, ये 12 दिया है तो होगा नहीं, 10 ये भी नहीं दिया है, 2 ये भी नहीं होगा। 4.9 किसके पास है 5 के पास है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। ओके सर, एग्जैक्ट 5 मीटर लाना है तो जी का मान कितना लेंगे 9.8, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 46, सवाल यहाँ पर दिया है, यदि दो व्यक्ति ए और बी किसी वस्तु को समान ऊंचाई एच तक उठाने में क्रमशः 2 सेकेंड और 4 सेकेंड का समय लेते हैं, उनकी शक्तियों का अनुपात है। यहाँ बोला गया है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी वस्तु को समान ऊंचाई तक उठाने में, कोई वस्तु उसको समान हाइट तक उठा रहे हैं, ठीक है, और वस्तु भी सेम है, एक ही वस्तु को दोनों समान ऊंचाई तक उठा रहे हैं, उनकी शक्तियों का अनुपात निकालना है। तो जो निकालना है उसको भिड़ते हैं लोग, तो हमें निकालना है P1/P2, यानी अनुपात निकालना है। पहला व्यक्ति का पावर, चलिए वस्तु क्या है, एक व्यक्ति ए है तो ए का पावर पी ए मान लेते हैं, बी का पावर पी बी मान लेते हैं, हमें पी ए बटा पी बी निकालना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला
कार्य बटा समय, तो यहाँ लिखते कार्य डब्ल्यू ए अब बटा टी, यहाँ क्या होगा डब्ल्यू बी अब बटा टी, यहाँ टी और यहाँ लिखते हैं टी। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है कि समान ऊंचाई तक वस्तु उठा रहे हैं, तो बताइए कोई वस्तु को समान ऊंचाई तक उठा रहे हैं, तो ऊपर उठा रहे हैं तो कुछ कार्य करना होगा, तो जितना कार्य करेंगे उतना ही उड़ जाएगा। और ऊपर उठाने में कौन सा एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए जब समान वस्तु समान हाइट तक उठाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम ही ना होगा। तो दोनों का ऊर्जा जब सेम आ रहा है तो दोनों का कार्य भी सेम होगा, तो कार्य वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये टाइम ऊपर आएगा यानी टी बी बटा टी ए, तो बी यानी जो आदमी बी है, तो बी जो है उसके द्वारा काम करने में लगा समय कितना दिए थे, तो बी द्वारा कार्य करने में लगा समय 4 सेकंड है, और ए द्वारा कितना है 2 सेकंड दिया गया, 2 यानी 2:1। और जाहिर सी बात है जब आदमी ए 2 सेकंड में कर रहा है, बी 4 सेकंड में कर रहा है, तो जो इंसान 4 सेकंड में काम करे उसका शक्ति कम है, और जो 2 सेकंड में करे उसका शक्ति ज़्यादा है। तो पहला देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है 2:1, यानी पहला व्यक्ति का शक्ति दूसरा की कितनी तुलना में कितना गुना है, 2 गुना है। तो 2:1 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया यहाँ पर, एक कण एक बल के प्रभाव में विरामावस्था से एक विमा में गति करता है जो कण द्वारा तय की गई दूरी के साथ बदलता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 3 मीटर की यात्रा करने के बाद कण की गतिज ऊर्जा, अब देखिए यहाँ पर विरामावस्था चलना शुरू करता है, मान लीजिए यहाँ चलना शुरू किया, ठीक है, ये क्या है देखिए बल है, तो बताइए 0 से लेकर 2 मीटर तक कितना बल लगा इस पर, एक कांस्टेंट फोर्स लगा है, कितना न्यूटन, 2 न्यूटन। बट 2 से 3 तक गया है तो कितना बल बढ़ रहा है, अब बल बढ़ कितना होता है, 3 न्यूटन होता है। तो ये वाला क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, बल और विस्थापन यानी बल और दूरी के बीच से क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो बोला गया है इसमें 3 मीटर की यात्रा करने के बाद गतिज ऊर्जा, अच्छा हमसे गतिज ऊर्जा पूछा गया, और इसमें है क्या है, कार्य। तो हम लोग पढ़े थे लो ना। अब देखिए कोई वस्तु विरामावस्था में है, उस पर बल लगा रहे हैं, और उसका क्या बोलते हैं, वेग बढ़ते बढ़ते कुछ वेग होगा, यानी गतिज ऊर्जा कुछ एक्वायर करेगा। तो बताइए कितना गतिज ऊर्जा एक्वायर कर लेगा, जितना उस पर कार्य करेंगे उतना ही नहीं एक्वायर करेगा। जैसे पढ़े थे कार्य ऊर्जा पर में, क्या पढ़े थे लोग, कार्य ऊर्जा पर में। तो कार्य ऊर्जा पर में के अनुसार क्या था, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। अब देखिए यहाँ पर विरामावस्था में था तो पहले गतिज ऊर्जा 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 करे, इसका तो मान 0 है ना, 0 यानी खत्म होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 आ गया। तो ये तो बात स्पष्ट है, जितना कार्य करेंगे उतना ही ऊर्जा होगा। तो अब हम लोग पढ़े थे कि बल विस्थापन ग्राफ से क्या कर सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं लोग। तो कार्य कैसे निकालते हैं लोग, तो बल विस्थापन ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है, कार्य देता है, नीचे क्षेत्रफल क्या देता है, कार्य देता है। तो क्षेत्रफल निकालना है तब तो ये वाला एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। और ये भी एरिया देखिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है देखिए, तो समलंब है, और समलंब का क्षेत्रफल निकालना आता है, नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो एक और काम कर सकते हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार में ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं लोग, और एक बार में निकाल लेते हैं त्रिभुज है, तो ये पूरा एरिया कितना आएगा, तो ये वाला लंबाई कितना है 3, और ऊपर कितना है 2, तो 3 दूने कितना गया 6, तो 6 आ गया। अब प्लस ये वाला एरिया कितना है देखिए, तो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार यहाँ से यहाँ तक कितना होगा देखिए, तो 2 से 3 के बीच की दूरी 1, और ऊंचाई 3 और 2 के बीच 1, तो कितना गया यहाँ पर 6 प्लस 1/2, 6 प्लस 0.5 यानी कितना गया 6.5, तो 6.5 यानी ऑप्शन नंबर क्या गया सी, तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सवाल दिया यहाँ पर 800 न्यूटन पर मीटर बल स्थिरांक वाली, यानी क्या है, एक स्प्रिंग नियतांक दिया, स्प्रिंग का 800 न्यूटन पर मीटर, एक स्प्रिंग का विस्तार 5 सेंटीमीटर, इसे 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ाने में किया गया कार्य निकालना है। ध्यान दीजिए, हमें देखिए 5 से 15 तक बढ़ाना है, और कितना कार्य हुआ, तो कार्य का हम लोग फॉर्मूला पढ़े चलो 1/2 kx²। ठीक है, ये x क्या था, x, तो हम लोग देखिए एकदम जब मूल अवस्था में था तब उसमें विस्तार उत्पन्न किए थे, बट पहले से इसमें विस्तार हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, यानी 0 से x तक ले जाएंगे तब ये काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ तो दिया है 5 से 15, तो यदि आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से बनाए, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था, f dx 0 से x, देखिए यहाँ क्या है 5 से 15 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट चाहते हैं ना फॉर्मूला से बनाए, तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए। अब देखिए 5 से 15 तक का कार्य निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 0 से कुछ तक, तो हम ऐसा करें 0 से 5 का कार्य निकाल दें, 0 से 15 निकाल दें, इसमें से इसको घटा दें, तो क्या आ जाएगा आसानी से। तो इसमें हमें क्या करना है, 0 से 15 तक का कार्य निकालना है, फिर 0 से 5 तक और माइनस करना है, ये काम दोनों हम एक साथ करेंगे। तो हमें निकालना है W, तो W का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 kx²।
तब पहले क्या लेंगे 15 वाला लेंगे, तो 15 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलते हैं, कितना हो जाएगा 15/100 इतना स्क्वायर, अब -1/2 के एक्स, अब पहले एक्स कितना था 5, तो यहाँ गया 5 स्क्वायर, तो ऐसे क्या होगा 1/2 के कॉमन, तो कितना जाएगा 15 यानी इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, अब बटा 100 का स्क्वायर कितना होगा 100, अब माइनस से कितना हो गया 5 बचे 25, ठीक है। तो 1/2 के का मान कितना दिया है 800, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अंक एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, अच्छा एक मिनट इसको भी तो बदलना होगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा 5/100 इतना का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, सही है। चलो अब देखिए कितना आ गया यहाँ पर 1/2 के का मान कितना है, के का मान है 800 इंटू इसके एलसीएम कितना आएगा 10,000, ऊपर कितना है 225 माइनस 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना गया 8, यानी 8 जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, त्रिज्या आर वाली पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ करते हुए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया यहाँ पर, त्रिज्या आर वाले पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ करते हुए जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा दर्शाया जाता है। हालांकि क्लास में इसको बहुत बढ़िया डिस्कस किया गया था। चलिए देखिए तो क्या है, पृथ्वी है, अब बताइए यहाँ से ऐसा देखिए सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और नीचे आने पर भी जी का मान घटता है, बट क्या होता है इसमें एक समान रूप से ह्रास होता है, बट यहाँ पर एक समान रूप से ह्रास नहीं होता है। तब यह केंद्र बोला था, केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा 0 होगा। अब ग्राफ बनाते हैं, जी और आर के बीच क्या करना है, ग्राफ बनाना है, यह है केंद्र, तो केंद्र के पास 0, तो सभी ऑप्शन में केंद्र के पास क्या है 0 है, बट इस ऑप्शन देखिए केंद्र के पास क्या बोल रहा है जी है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, खत्म हो गया। अब जब हम केंद्र से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, एक समान रूप से बढ़ता है, तो एक समान रूप से बढ़ता है तो ग्राफ सरल रेखा होगा, तो इसमें देखिए वाकई में एक समान रूप से बढ़ा है, बट जब ऊपर जाते हैं तो घटता है। अब देखिए क्या है, त्रिज्या यानी सतह पा चुके हैं, तो ऊपर एक समान रूप से नहीं घटता है, तो यहाँ पर सरल रेखा यानी गलत हो गया, इसमें देखिए तो यहाँ पर सरल रेखा है बट यहाँ पर सरल रेखा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके यहाँ पर बोल रहा है कि सेंटर से ऊपर जाने से असमान रूप से बढ़ता है, फिर यहाँ पर असमान रूप से घटता है, तो ये भी क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है, दो बराबर बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे से d1 दूरी पर अलग होते हैं। ध्यान देंगे, दो बराबर बिंदु द्रव्यमान, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m, इसका भी द्रव्यमान क्या है m, दोनों द्रव्यमान बराबर हो गया, कितनी दूरी पर है d1 दूरी पर, उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F1 है। इसमें कितना बल काम कर रहा है F1, इसमें भी कितना बल काम कर रहा है F1 काम कर रहा है। यदि पृथ्वीकरण को घटाकर d2 कर दिया जाए, अब इसको क्या कर रहे हैं घटाकर कितना करते हैं d2, वस्तु वही है द्रव्यमान m, ये भी m, और दूरी चेंज कर दिए, कितना कर दिए d2 कर दिए, घटाकर d2 कर दिए, तो बोला नया गुरुत्वाकर्षण बल F2, यानी ये वाला दिया गया F2, तो ये भी क्या होगा F2, ठीक है। तो बोला गया F2 निम्न प्रकार से, हमें F2 का मान निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है F2 बराबर F1। चलो सोच के बताइए F2 F1 बराबर होगा, जब दो वस्तु के बीच दूरी घटाए हैं तो बल बढ़े ही घटेगा, बल बढ़ जाएगा। तो यदि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सोच के बता सकते हैं किसमें बल बढ़ रहा है, तो इसमें बोल रहा है F2 का मान F1 के बराबर, यानी बल चेंज नहीं हुआ, गलत है। बी में दिया है F2 का मान F1 का d1/d2 का स्क्वायर गुना होगा, ठीक है। थोड़ा ये चेक करते हैं ना, ये तो पता है ना F2 का मान बढ़ेगा, देखते हैं कौन ऑप्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो F1 इंटू, अब बताइए कोई चीज़ है मान लीजिए 10 है और 10 में कोई चीज़ गुणा कर रहा है और हमको बढ़ाना है, तो यहाँ जो संख्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 1 से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 1/2 लिए 1 से कम है तो 5 हो गया, नहीं घट गया ना। अब 10 से यहाँ पर 2 ले तो 10 गुना 20 नहीं बढ़ गया, तो यहाँ पर d1/d2 बताइए क्या हो गया यहाँ पर, तो d1 का मान क्या है ज़्यादा है, d2 का मान कम है, तो सही बात है d1 का मान ज़्यादा बटा कम 1 से बड़ा आएगा, यानी 1 से बड़ा है। यहाँ देखिए तो ये तो 1 से कम है तो ये तो होगा नहीं, हाँ ये भी ज़्यादा और ये कम है तो ये भी हो सकता है। तो अब यदि दोनों में गेस करना तो कौन गेस करेंगे, तो हम लोग पढ़े चलो इसमें क्या होता है दूरी के स्क्वायर वाला टर्म आता है, इसमें स्क्वायर है, ऑप्शन क्या होगा बी, तो बी टी करना, ठीक है। बट गेस करके आपको नहीं बनाना है, सॉल्व करके बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे, ये तो पता है ना हमें क्या चाहिए F2 का मान चाहिए F1 के रूप में, तो F2 चाहिए तो काम करते हैं F2 पे भिड़ते हैं, तो F2 का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा Gm1m2, अच्छा m1m2 दोनों m दिया है, तो m इंटू m स्क्वायर बटा में क्या होगा दूरी यानी d2 का स्क्वायर, क्या लाइन सही है, ठीक है। अब इतना आ गया, ये आगे F2 समीकरण नंबर क्या मान लेते हुआ, इसको हमें चाहिए F1 के रूप में, तो इसी में आप F1 ला दीजिए, या क्या करेंगे F1 अलग से निकालते हैं,
F1 का मान क्या हो रही है, तो इन दोनों के बीच का पोल कितना होगा, Gm1m2 यानी m स्क्वायर बटा दूरी कितना है d1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आज दोनों में रिलेशन लाना है तो दोनों को भाग कर दें, यदि हम 1/2 कर दें क्या होगा, तो 1/2 से यहाँ पर 1 में क्या है F2 और 2 में क्या है F1, यहाँ F2 के बराबर क्या है Gm स्क्वायर बटा d2 स्क्वायर, और यहाँ कितना है Gm स्क्वायर बटा d1 स्क्वायर, Gm स्क्वायर कैंसिल, d1 ऊपर आएगा तो यहाँ हो जाएगा d1/d2 का होल स्क्वायर। ये किसका मान आ चुका है F2/F1, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F2, तो बताइए F2 का मान कितना आ गया, F1 इधर भेज दें तो F1 इंटू d1/d2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टी कर दें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब फिजिक्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट, अब आ गया मैथ, तो मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए सवाल दिया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ आयोटा के पावर 4x + 1 माइनस आयोटा के पावर 4x - 1 इज इक्वल टू, हालांकि अब x के बारे में बोलना चाहिए था, x का एक इंटीजर, बट x के बारे में नहीं बोला, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, तो काम करते हैं ना, सोचिए आयोटा के पावर पढ़े थे लोग, आयोटा का पावर 4 इसका मान होता है 1, आयोटा का पावर 8 इसका मान क्या होता है 1, तो जब आयोटा के पावर क्या चलता है 4 का मल्टीपल चलता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब यहाँ लिखा है आयोटा के पावर 4x + 1, आयोटा के पावर 4x + 1 किस हमेशा लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4x इंटू आयोटा, जब आधार से हम तो पावर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा ना। फिर अगला टर्म क्या है माइनस आयोटा के पावर 4x, तो इसलिए सकते हैं आयोटा के पावर 4x बटा आयोटा, कैसे, जब आधार सेम अब बटा में है तो पावर घटा देंगे तो उतना आ जाएगा, अब बटा में 2 है तो 2। अब तो आयोटा के पावर 4x क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1, तो क्वेश्चन क्या बन गया आयोटा माइनस 1/आयोटा बटा में क्या है 2। अब बटा में आयोटा है तो क्या करेंगे, नीचे भी आयोटा से गुणा करते हैं, ऊपर भी आयोटा से गुणा करते हैं, तो कितना क्या यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा, अब बटा में क्या होगा आयोटा स्क्वायर, अब बटा में 2 है तो 2, ये कितना गया ऊपर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो यहाँ जाएगा आयोटा बटा -1/2, तो कितना गया आयोटा माइनस प्लस आयोटा बटा कितना गया 2, तो कितना गया यहाँ पर 2 आयोटा/2, तो 2 कैंसिल, कितना गया आयोटा, आयोटा इन ऑप्शन नंबर क्या गया 80 कर दो। एक और तरीके क्या हो सकता है, x का कोई मान ले लेते हैं, मान लीजिए 0 मान लेते हैं, तो 0 तो ये भी खत्म ये भी खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा आयोटा के पावर 1, आयोटा यहाँ x का एक इंटीजर है तो 0 मान सकते हैं, तो आयोटा के पावर यहाँ क्या 0 + 1 यानी 1 बचेगा, अब माइनस क्या बचेगा आयोटा के पावर -1, अब बटा में 2, यानी सीधे कहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिया यहाँ पर, इफ 4x + आयोटा इतना बराबर इतना, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें क्या बताना है x और y का मान बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल दिया है यहाँ पर 4x + आयोटा इंटू 3x - y, यानी इसमें 4x क्या है रियल पार्ट है और 3x - y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। उधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया क्या दिया यहाँ पर 3 + आयोटा इंटू -6, तो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करें तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ रियल पार्ट का मान कितना है 4x, इसमें रियल पार्ट का मान है 3, इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है 3x - y, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है -6। अब बताइए यहाँ से x का मान कितना है 3/4, तो x का मान 3/4 कहीं दिया, x का मान 3/4, अच्छा इसमें 3 दिया है खत्म, इसमें 4 दिया है खत्म, इसमें 33 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी है तो बी टी करेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, यानी हमें y निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट y निकालते हैं देखते हैं क्या होता है। अब x का मान 3/4 करता है, 3 × 3/4, अब माइनस y बराबर -6, तो कितना है 3 × 3 = 9, 9/4 माइनस y बराबर -6, तो y इधर कर दे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, 9/4 + 6, तो 6 चौका 24, 24 9 33, 33/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर, लेट Z1 बराबर इतना, Z2 बराबर इतना, एंड Z1/Z2/Z1 बार बराबर a + आयोटा b, देन a इज इक्वल टू, अच्छा असल तो इसके बराबर ये दिया गया है, तो ये तो पता है Z1/Z2/Z1 बार, ये सॉल्व करें तो क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है बराबर, तो सीधी सी बात ये है ना, बोला गया इसका रियल पार्ट क्या होगा निकालना, यानी इसमें ए का मान निकालने का मतलब क्या होगा, इसका आपको रियल पार्ट निकालना है, तो उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या निकालना है Z1/Z2/Z1 बार, ताकि Z1/Z2 निकालते हैं, तो Z1/Z2 तो दोनों का गुणनफल निकालते हैं, कितना आएगा 2 दूना 4 माइनस में आएगा, फिर यहाँ देखिए 2 को आयोटा से करते क्या आएगा 2 आयोटा, फिर यहाँ देखिए माइनस आयोटा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा,
फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो कितना गया यहाँ पर यह आ गया -4 और प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -4 + 1 -3 और प्लस 4 आयोटा। ये किसका माना गया? Z1 Z2 का माना गया। ठीक है, बटा में Z1 क्या चाहिए हमें? देखिए ये वाला मान किसका है? ऊपर वाला Z1 Z2 का मान है कितना? -3 + 4 आयोटा। अब बटा में क्या चाहिए? Z1 का बार, यानी ये क्या है? ये कॉन्जुगेट है Z1 का, Z1 का इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - आयोटा से क्या हो जाएगा? 2 + आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे? तो हर परिमेयकरण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो नीचे कितना है? 2 + आयोटा, तो 2 - आयोटा कर देंगे, ऊपर भी क्या कर देंगे? 2 - आयोटा, पहले से क्या है? -3 + 4 आयोटा। चलिए देखिए तो क्या आता है यहाँ पर, तो कितना क्या यहाँ पर? -6 और यहाँ पर माइनस प्लस -3 आयोटा, ये कितना गया यहाँ पर? 4 दूना 8 आयोटा प्लस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर। अब बटा में देखिए कितना गया? a + b × a - b, a स्क्वायर यानी 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 तो +1 कर दें, नीचे कितना गया? 5, नीचे कितना गया? 5। अब बताइए हमें ये पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है ना। इसमें रियल पार्ट बताइए कितना है? -6 आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 4, तो -6 + 4 कितना आएगा? तो -6 + 4 कितना आएगा? -2, तो -2 और नीचे 5 है यानी -2/5, तो -2/5 कहीं दिया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है सर, ये पूरा सॉल्व क्यों नहीं किए? तो हमें सिर्फ क्या चाहिए था? रियल पार्ट चाहिए था। इसमें एक है रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट आ गया। आप पूरा सॉल्व करके भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सवाल यहाँ दिया है रूट्स ऑफ इतना इज गिवन बाई। अब इसका रूट्स बताना है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसे क्या बताना है? रूट बताना है। तो रूट्स कैसे निकालते याद है ना? तो यानी एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b + -√d/2 है, जहाँ d क्या है? डी विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट है। तो चलिए एक काम करता है डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला b² - 4ac। b का मान कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और -4, a का मान दिया है √2 तो √2 और c का मान दिया है √2 तो √2, तो कितना गया यहाँ पर? 1 माइनस √2 2 4 दूना 8 यानी कितना गया? -7। कितना गया? -7। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस, b का मान कितना है? 1 तो 1 प्लस माइनस रूट, d का मान कितना है? -7, अब बटा में 2, a का मान कितना है? √2 तो √2 आ गया। तो कितना गया यहाँ पर? -1 प्लस माइनस, ये समझ सकते हैं √7 आयोटा, अब बटा में कितना गया? 2 √2। देखिए कहीं दिया है -1 प्लस माइनस, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √7, अब बटा यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सवाल दिया यहाँ पर रूट्स ऑफ इतना इज गिवन बाई। इसका भी रूट्स निकालना है। ऐसा तो ये कितना हो गया यहाँ पर? y × y क्या हो जाएगा? y², फिर यहाँ पर y × कितना होगा? -3 और प्लस y कितना हो जाएगा? -2y, फिर ये कितना हो गया यहाँ पर? प्लस माइनस -3 और पहले से प्लस 7 बराबर 0 है तो 0, तो यह y² - 2y + 4 = 0। तो डी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या था? b², तो 2 का स्क्वायर 4 -4ac, तो 4a 4 16, ये कितना गया? 12, तो -12। डी का मान कितना गया? -12 आ गया। ठीक है, ओके। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका रूट्स। तो इसमें क्या है? देखिए इसका वेरिएबल क्या है? y है ना, यानी y का मान निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या होगा? -b + -√d/2 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस b का मान कितना है इसमें? यहाँ देखते हैं, तो b का मान कितना है? -2। देखिए b का मान कितना है? -2, तो पहले से माइनस था, एक और ही माइनस आ रहा था, प्लस कर दे, +2 आ गया, प्लस -√d, d का मान कितना है? -12, तो -12, अब बटा में 2 × a का मान कितना है? 1, तो 1। तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या है? 2, तो 2 प्लस माइनस, अच्छा बताइए यहाँ पर -12 इसलिए सकते हैं √12 आयोटा, बटा में 2 है तो 2। अब देखिए बटा में 2 है, ऑप्शन में तो कहीं बटा में 2 दिया नहीं है, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, रूट में 4 3 12, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, यानी 2 √3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + -2 √3 आयोटा बटा में 2। ऊपर से 2 कॉमन लेते कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ 1 + -√3, यहाँ आयोटा है तो आयोटा, अब बटा में क्या है? 2, तो 2 2 कैंसिल, कितना गया? 1 + -√3 आयोटा, तो 1 + -√3 आयोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया यहाँ पर
1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 बराबर 1/10। ठीक है, तो क्या करते चलिए याद कीजिए लो। सबसे छोटा इसमें कौन है 8 फैक्टोरियल, तो सबको 8 फैक्टोरियल तो क्या करते थे एक्सपेंड करते थे। कैसे, तो 1/8 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 इस हम लिख सकते हैं ऐसा 9 × 8 फैक्टोरियल, कि इसमें सबसे छोटा कौन है 8, इसको भी हम क्या कर देंगे 8 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। तो 1/8 इसे हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। इससे क्या हुआ, अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर 1/8, यहाँ भी 1/8, वहाँ भी 1/8, यहाँ से 1/8 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, तो कितना आएगा 1 और प्लस यहाँ पे आएगा 1/9 और यह कितना आएगा 1/10 9 90 और यहाँ कितना है 8 फैक्टोरियल, तो 8 और 8 खत्म हो जाएगा, तो कितना गया यहाँ पर एलसीएम आ गया 9, तो 9 एकम 9 1 10 बराबर यहाँ 1/90, तो 9 10 10 यहाँ 100, यानी x का मान कितना आ गया 100 आ गया, तो x का मान 100 यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के जो भी लेटर है इन सभी लेटर से कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे बताना है। व्हेन वर्ड्स बिगिन विथ, यानी कुल कितने वर्ड बनेंगे बताना है, लेकिन शर्त क्या है वर्ड शुरू होने चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए आई से और खत्म होना चाहिए पी से। तो इसमें आई और पी को फिक्स कर दिया, ध्यान देंगे इसमें आई, देखिए इसमें कितना बार आई है मात्र एक बार आई है, तो आई यानी शुरू आई से होना चाहिए, खत्म पी से, देखिए इसमें पी कितना बार दिए तो एक और कहीं नहीं ओके, पी से खत्म होना चाहिए, जो भी अरेंजमेंट होगा बीच वाला होगा, तो बीच वाले कितने बनेंगे देखिए इसमें, यानी इसमें आई और पी का काम खत्म, तो आई और पी कहाँ गया यहाँ पर फिक्स हो गया। अब बाकी के अरेंजमेंट बना दीजिए वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो बाकी में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो लिख दिए 10 फैक्टोरियल। बटा में देखिए इसमें कोई है जो रिपीट हुआ है, तो एन देखिए एन और कहीं है यहाँ पर है 2 और 1 3, 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। एन का जांच कर लिए तो एन हटा देते हैं, एन खत्म। अब देखिए यहाँ पर डी और कहीं है, यहाँ पर है डी, तो डी कितना बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या बचा ई, तो ई कितना बार है 3 बार, एक 4 बार है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या बचा सी, तो सी कितना बार 1 बार, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते हैं आंसर हुआ। तो कितना आ गया यहाँ पर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। बटा में कितना है यहाँ पर 3 × 2 और 2 फैक्टोरियल इन 2, यहाँ पर 4 है तो 4, तो 4 4 कैंसिल। अब सॉल्व करते हैं, कितना गया 3 दूना 6, तो 6 से 6 उड़ा दें, फिर यहाँ 2, तो यहाँ 2 चौका 8, तो कितना गया यहाँ पर एक काम को गुणा करते हैं, तो 5 चौका 20, तो 20 9 7 63, तो 63 इंटू कितना है 10, तो कितना गया यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12 और डबल 0, यानी 12,600, तो 12,600 दिया है। ऑप्शन नंबर सी में, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए सवाल दिया यहाँ पर 58 में, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी काउंसलिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 7 men and 5 women। ठीक है, सवाल कहते हैं यहाँ पर एक हमें कमिटी बनाना है, कमिटी में 3 आदमी होने चाहिए और 2 औरत होना चाहिए। कैन बी चूजन फ्रॉम 7 आदमी है और 5 औरत है। आप समझिए 7 गो आदमी है, यानी 7 मेन ए है और 5 क्या है वीमेन है। अब 7 में से हमें कितने आदमी चुनना है 3, तो इसे लिख सकते हैं 7C3। औरत कितना चाहिए 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5C2। अब दोनों काम एक साथ करें तो क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना यहाँ पर 7 फैक्टोरियल बटा 7 में से 3 कितना गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करते हैं कितना गया 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। बटा में कितना है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 इंटू ये कितना जाएगा यहाँ पर 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 दूना 6 से 6 खत्म, यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, तो कितना गया यहाँ पर 7 बचे 35, तो यहाँ पर आ गया 5 दूना 10 यानी 350, तो 350 से ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 दिया यहाँ पर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4th and r - 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x के पावर 18। ध्यान देंगे यहाँ क्या दिया है 1 + x के पावर 18। अब इसके एक्सपेंशन में ए वाला पद और ई वाला पद इक्वल है, नहीं क्या है बराबर है, तो बोला गया आर का मान क्या हुआ है। चलिए इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग, थोड़ा सा और छोटा करते हैं।
सवाल क्या था, तो सवाल यहाँ पर क्या दिया है देखिए, तो यहाँ पर सवाल में दिया है 1 + x की पावर 18। सवाल समझिए, तो इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म बराबर किया है। कौन कौन टर्म, तो एक टर्म है 2r + 4 और एक टर्म है r - 2। तो ये दोनों पद बराबर है, तो हमें किसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। हो गया, अब सॉल्व करेंगे। अब बताइए, मान लीजिए हमको तीसरा पद निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं लोग, NC2। पांचवा पद तो क्या लिखते हैं लोग, NC4। हमें निकालना है 2r + 4, तो n का मान दिया 18, तो इसे क्या लिखेंगे 18C। क्या लिखेंगे यहाँ पर 18C, और 2r + 4 है तो क्या लिखेंगे, इसे वो कॉमन 2r + 3 हो गया। इतना गया इंटू में, पहला क्या है 1, तो 1, तो 1 का पावर कितना होगा, उतना ही होगा। अब अगला पद है x, तो x का पावर कितना आएगा 2r + 3। अच्छा कोफिशिएंट दिया है कि टर्म दिया है, अच्छा इफ द कोफिशिएंट, ऐसे कोफिशिएंट दिया, यानी ये पूरा टर्म नहीं लिखना है, उस टर्म का कोफिशिएंट लिखना है। तो उसमें एक्स वाला टर्म तो आएगा नहीं, ये खत्म हो गया, तो यही तो कोफिशिएंट है। अब देखिए r - सेकेंड टर्म क्या आएगा, r - 2 वाला टर्म, तो क्या हो गया यहाँ पर 18, तो 18C, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा r - 3 हो जाएगा, इतना गया। और फिर यहाँ पर जो भी आएगा x वाला टर्म है, तो x तो लेंगे नहीं, हम सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। इसे वो सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोच के भी आप बना सकते हैं, कैसे। अब बताइए 2 ऐसा बराबर कब होता है, इसे याद कीजिए। मान लीजिए हमें आप लिख दिए 10C 2, 10C, यहाँ क्या लिखे ताकि ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर जो आता है इन दोनों जोड़ने से 10 कहना चाहिए 10, यानी यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8। तो यदि आपको ये वाला लॉजिक याद है ना, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, ऊपर वाला बराबर तो नीचे का जोगफल इसके बराबर होगा, तो इसमें 18, यहाँ पे 18, ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला इसका और इसका जोगफल क्या होगा 18 होगा, क्या होगा 18। तो इतना सोच लिए तो और आसानी से बनेगा। तो यहाँ क्या है 2r + 3 और यहाँ क्या है r - 3, इसका जोगफल किसके बराबर होगा 18, तो यहाँ लिख दिए 18। तो कितना है यहाँ पर 2r और r 3r, ये 3 3 खत्म बराबर 18। तो r का मान कितना आ गया 6, तो r का मान आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक करो, क्या टिक करो, ऑप्शन नंबर बी टिक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। सवाल यहाँ पर दिया है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a - x की पावर 8। अच्छा बताइए a - x की पावर 8 दिया है, तो a - x पूरा का पावर 8, इसमें कुल कितने टर्म होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 9 होंगे। यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 टर्म है। तो 9 टर्म में सबसे बीच वाला टर्म क्या आएगा, तो 9 1 10 बटा, यानी 5वां टर्म। तो हमें निकालना है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कौन होगा टर्म 5। कैसे, आप ऐसे देख भी सकते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 4 गुणा दे, इधर 4 गुणा दे, 1 मिनट के 9, हाँ सही है। लेकिन बीच में कौन सा पद 5वां पद आ रहा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पढ़े चलो, यदि नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होता है, तो उसमें 1 बढ़ा के 2 से भाग करते हैं। तो 9 है तो 9 के 10 बटा 2 यानी 5, यानी 5वां पद आ गया। तो हमें 5वां पद निकालना है, तो बताइए 5वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, तो यदि a - x की पावर 8, तो 8 है तो 8C, यहाँ 5 निकालेंगे 4, तो 8C4 आ गया। यहाँ पहले दिया है a, तो a लिख दिए, a का पावर 8 और 4 का अंतर कितना है 4। फिर दूसरा टर्म दिया है -x, तो -x के पावर नीचे 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4। तो कितना गया यहाँ पर देखिए तो। अच्छा ये पूरा सॉल्व किया गया, देखिए यहाँ पर 56 70 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8C4 चाहिए हमें, क्या चाहिए 8C4। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 फैक्टोरियल 8 में 4 गया 4, फिर यहाँ पर है 4, इसे कितना लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। अब बटा में 4 फैक्टोरियल है, ये कितना लिख सकते हैं 4 × 3 × 2, तो 4 4 खत्म, 3 दूना 6, तो 6 से 6 उड़ा जाते हैं, 4 दूना 8 8, तो कितना गया 7 दूना 14 14 5 70, तो 70 70 यानी हई दूगो ऑप्शन तो हिंगे चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी खत्म। अब यही दूगो में कौन होगा, ये टर्म माइनस में रहा है प्लस में रहा है, प्लस में तो माइनस वाला खत्म, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, तो सी टिक करो, ठीक है। चलिए तो इस तरह क्या होता है जो आज आप लोग का टेस्ट वाइज टेस्ट के पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।